हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं लेखपाल के बहुत ही शानदार प्रश्न जो आपके इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, ये हमारी मैराथन होने वाली है और सारे जो क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा पूछे गए हैं। वो चाहे आपका यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट हो, पैट हो, एएसओ हो या लेखपाल हो, कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में जो आपके प्रीवियस ईयर अब तक जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा पूछे गए हैं सभी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को जो आपका पूछा गया है, तो डिटेल के साथ देखेंगे। तो आइए हमारे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए जो भी आपका क्वेश्चन रह रहा है। तो सबसे पहले इसके लगभग 12 या 11 टॉपिक हैं, तो इसमें हम अर्थशास्त्र की बात करेंगे। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो इसी में कमेंट में बोलिएगा, तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और ये सारा सारा ये जो है ना पूरा सिलेबस का है, इसमें हम आपको सिर्फ अर्थशास्त्र करा रहे हैं, इकोनॉमिक्स करा रहे हैं, लेकिन पूरा सिलेबस का ये हमारे पास कंप्लीट पीडीएफ है, तो ले लीजिएगा, ठीक है। यूज़फुल रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें शुरुआत से। तो मूल्यह्रास किस विधि के अंतर्गत किस परिसंपत्ति की खरीद पर खर्च की गई राशि को एक निवेश माना जाता है जिस पर एक निश्चित दर पर ब्याज अर्जित करने की धारणा होती है। तो इनमें से ये पुनर्मूल्यांकन विधि, डूबती विधि, बीमा पॉलिसी विधि, वार्षिक विधि या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा हो जाएगा वार्षिक विधि, जिसे हम एन्युटी मेथड कहते हैं, ठीक है। एनुअल जो वार्षिक में होती है ना, तो वार्षिक विधि इसे बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। तो इनमें सार्वजनिक क्षेत्र, राज्य के स्वामित्व वाले क्षेत्र, निजी क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। अब देखो उसमें बोला क्या है, किसी में व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के स्वामित्व, यानी किसी पर्सनल व्यक्ति की बात की जा रही है। तो आपको ये क्या होता है, जो पर्सनल व्यक्ति हो या उनका कोई ग्रुप हो तो उसे हम प्राइवेट बोलते हैं। तो प्राइवेट को क्या बोला जाता है, कंपनी को निजी क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं, सभी के लिए यूजफुल होते हैं, जैसे जैसे हॉस्पिटल हो गया, सभी के लिए अलाउ होता ना, या शिक्षा के लिए जो विद्यालय हो जाएंगे तो वो भी हमारे इसी में आते हैं। और राज्य वाले स्वामित्व जिसमें राज्य का अधिकार होता है। तो प्राइवेट क्या होता है, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का या किसी व्यक्ति के ग्रुप का स्वामित्व होता है, ठीक है, अधिकार होता है, तो ये प्राइवेट बोलते हैं, इसे हम निजी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ, यहाँ चतुर्थ है, सारे दिए हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति लगे हुए हैं वो है प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है प्राथमिक क्षेत्र में है, लिखा है प्राथमिक क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, वन उद्योग, मत्स्य पालन, खनन आदि शामिल है। तो याद रखना एक चीज़ और, आगे हम थोड़ा और पढ़ेंगे तो अब हम आपको बताएं कि ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या याद रखना है, ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, कृषि से रिलेटेड हर एक चीज़ इसमें प्राथमिक क्षेत्र में रखी जाएगी। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आपके पूछे जाते हैं तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें याद रखना कृषि हो गया, पशुपालन, वन उद्योग, मत्स्य पालन, खनन, आपके डायरेक्ट यही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक या सूचना प्रौद्योगिकी। अब देखो हमने क्या बोला, प्रारंभिक चरणों के बारे में बोला है, तो बिल्कुल बिल्कुल भूमि से रिलेटेड होगा, प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आती हैं, इसके अंतर्गत जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें आपका कृषि आ जाता है, वानिकी, खनन आ जाता है। अभी ऊपर भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे हमने ना। चलो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है, इसके बाद डिटेल हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से। क्वेश्चन है, जब हम चीनी या गुड़ का उत्पादन करते हैं तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के उत्पादन में किस प्रकार के क्षेत्र की गतिविधि है। द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या प्राथमिक या तृतीयक संगठित। तो अगर हम बात करें तो ये द्वितीयक क्षेत्र होगा। अच्छा, ये आप कैसे पहचानेंगे, तो आइए अब हम आपको थोड़ा डिटेल बता देते हैं। डिटेल बताने से पहले हम आपको कुछ समझाते हैं। आपको क्या करना है, कृषि से रिलेटेड जो भी डायरेक्ट प्राप्त होता है वो हमारा प्राथमिक में रहेगा। जब उसे हम किसी फैक्ट्री में ले जाएंगे तो फिर उसमें मैन्युफैक्चर का काम किया जाएगा, तो वो विनिर्माण उद्योग या द्वितीयक में आएगा। जब वो हमारा बनकर तैयार हो जाए फिर उसे हमें अन्य जगह ट्रैवल कराना होता है या अन्य जगह भेजना होता है,
तब हम उसे फिर सेवा का अवसर देते हैं। तो तीसरे क्षेत्र में, जैसे आप इसमें समझें, आपने चीनी या गुड़ का उत्पादन डायरेक्ट तो होता नहीं है, आपको पता है, पहले गन्ना आएगा। तो गन्ना हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत उगाया जाता है, ठीक है। जब गन्ना को फैक्ट्री में ले जाया जाएगा, उसे मैन्युफैक्चर करके या कोई फार्मिंग में ले जाएगा, वहाँ पर उत्पादन करके वहाँ क्या है मैन्युफैक्चर करके बदला जाएगा, तब फिर वो हमारा उद्योग में आ जाएगा काउंट होकर। तो उद्योग जो है वो हमारे द्वितीयक के अंतर्गत आते हैं। फिर उसे क्या है, जैसे हमारा गुड़ बनकर तैयार हो गया, तो अब हमें इसे भेजना है, तो कहीं ना कहीं हम किसी सेवा का जरूर प्रयोग करेंगे, तो वो हमारा तृतीयक में आएगा। तो डायरेक्ट इसके याद रखना, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, जो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों को सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किया जाता है, ठीक है। जैसे कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी, डेयरी आदि। ध्यान रखना ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में मिलते हैं आपको। द्वितीय क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें उद्योग शामिल है, बस यही चीज़ पॉइंट पकड़ लेना, आराम से हो जाएगा। जैसे सूती वस्त्र उद्योग, कपड़ा वाला उद्योग, गन्ना उत्पादन वाला उद्योग, मतलब ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अब तृतीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा, इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे बैंकिंग की सेवा, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, ठीक है। ये चीज़ याद हो जाएगा। तीसरे में सेवा है, दूसरे में उद्योग है, पहले में आपका कृषि से रिलेटेड है। और हाँ, यहाँ पर चौथा क्षेत्र नहीं लिखा है, चतुर्थ क्षेत्र, वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किया जाता है यूज़। अच्छा, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, हमने क्या बोला, तीसरा क्षेत्र। तीसरा होता है हमारा कहाँ, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र कृषि से रिलेटेड, द्वितीय क्षेत्र उद्योग से रिलेटेड, तो तीसरा कौन सा है, सेवा क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो ये पूंजीवादी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र है। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जो श्रम लगते हैं, सबसे ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र में लगे होते हैं, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में। और इसे हम फिर क्या करते हैं, आपको याद रखना, प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। इसे ही आगे और भी देखो, यहाँ पर डिटेल लिए गए हैं। तो हमने देखा था कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कृषि, मत्स्य पालन, खनन, वानिकी, डेयरी आता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें सूती औद्योगिक उत्पादन में, जैसे सूती कपड़ा, निर्माण, विनिर्माण या विद्युत आदि का, ठीक है ये। और तृतीयक में क्या आते हैं, सेवा क्षेत्र कहा जाता है, सेवाएं आती हैं, जैसे परिवहन सेवा, बैंकिंग सेवा, बीमा सेवा। तो ये चीज़ याद रखना, डायरेक्ट ही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपके। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इनमें से कौन से कथन सही होने चाहिए ये बताना है। इसमें लिखा है इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसे जन उन्मुख होना चाहिए, हाँ ये सही है। सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। विश्व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए, बहुत शानदार है। तो ये हमारा इस प्रकार बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 2, 3, 4। चलिए अब देखो यहाँ पर हम बात कर लें, जो हमारे अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन, इन्हें क्या है नोबेल पुरस्कार भी मिला था, किस क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। और उन्होंने ये सुझाव दिए थे, आप पढ़ लेना अच्छी से, ठीक है। हमने क्वेश्चन में डिटेल देख ही लिया है। आगे हमारा, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख व्यवसाय नहीं थे। अब बताओ, ये बताओ, पहले कृषि चलता था, बिल्कुल चलता था। हस्तशिल्प, हाथ से बनाए वाले उद्योग चलते थे, ठीक है। निर्माण करने वाले जो फैक्ट्रियाँ थीं या कुछ देसी काम तो चलते थे ना, लेकिन जो पर्यटन है, जो म्यूजियम वगैरह हैं, ये चीज़ें नहीं थी, घूमने वाली चीज़ें, ठीक है। तो ये पर्यटन ये नहीं थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखें, आवश्यकता विहीन सिद्धांत, जो आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन थे। तो डायरेक्ट याद रखना, प्रोफेसर जे.के. मेहता थे, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखो, अगर हम बात करें आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत प्रोफेसर जे.के. मेहता ने प्रतिपादित किया है। इनके आवश्यकता विहीनता के, यहाँ पर देखेंगे, इनके आवश्यकता विहीनता के सिद्धांत के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कि आवश्यकता विहीन अवस्था प्राप्त करने में मानव व्यवहार का एक साधन के रूप में अध्ययन करता है। नेक्स्ट है हमारा, देखो, अर्थव्यवस्था का मेरुदंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से रीढ़ की हड्डी। अर्थव्यवस्था का, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड या बोलें रीढ़ की हड्डी कौन सा क्षेत्र है। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जो श्रम है वो हमारा डी में लगते हैं, तो यानी कि ये ना होंगे तो सब काम बेकार हो जाएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कृषि क्षेत्र ही हैं, अधिक से अधिक यहाँ पर लोग भी लगे हैं और यहाँ पर अधिक से अधिक चीज़ें मिलती हैं।
तो कृषि क्षेत्र ही हमारा मेरुदंड है या रीढ़ की हड्डी है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा अगला है, निम्नलिखित में कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। अब देखो, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब कृषि, कृषि से रिलेटेड कौन सा नहीं है। माली होते हैं, गार्डनर बोलते हैं इन्हें हम, बगीचे वाले को। कुम्हार बिल्कुल मिट्टी से रिलेटेड बर्तन बनाता है। टोकरी बनाना ये भी हमारा प्राथमिक कार्य है, ठीक है। अब पुजारी तो क्या है, मंदिरों में रहते हैं, ये थोड़ी ना खेती कृषि से रिलेटेड है। तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला पूछा था। तो यहाँ पर देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है। कृषि, वानिकी, मछली उत्पादन, मत्स्य पालन, खनन या डेयरी आदि शामिल होते हैं। द्वितीय क्षेत्र की बात कर लें तो यहाँ पर हम बात करेंगे वस्तुओं का उत्पादन होता है, विनिर्माण, विनिर्मित या विनिर्माण से संबंधित, उद्योग से संबंधित। तीसरी सेवा को क्या बोला जाता है, सेवा, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो याद रखना, तो जो तृतीय क्षेत्र में है, जो पुजारी है, वो तीसरे क्षेत्र में के अंतर्गत आएगा। अब हमने एक टॉपिक तो कर लिया है, अब बात करेंगे अर्थव्यवस्था का मापन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम जीडीपी बोलते हैं, डिफ्लेटर किसका अनुपात है। तो अगर हम बात करें इसमें सीधा याद रखना, नाम मात्र से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का, ठीक है, नॉमिनेट ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पर बात करेंगे, अगला है कि क्षति की तिथि से ठीक पहले खाली स्थान महीने के दौरान वार्षिक टर्नओवर, तो ये क्या होता है, 12 महीना, ठीक है। कितने महीने के दौरान, तो 12 महीना, मतलब एक साल का टर्नओवर देखा जाता है। अब यहाँ बात करेंगे क्षति की तिथि से ठीक पहले 12 महीनों के दौरान वार्षिक टर्नओवर से तात्पर्य किसी व्यवसाय द्वारा बीमित घटना, जैसे आ गया क्षति के घटित होने से ठीक पहले 12 महीने की अवधि के भीतर उत्पन्न कुल बिक्री या राजस्व से है। पूरे 12 महीने का समय होता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्न में से कौन सा माध्यम कार्य करता है। मानव शक्ति, वाणिज्य केंद्र कार्य करता है, कि आपका सरकारी नीति या वित्तीय संस्थान। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि वित्तीय संस्थान होते हैं। और हम बात करें तो जो वित्तीय संस्थान होते हैं वो ज़्यादातर तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिलहाल तो ये तो पूछा नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। वे देश, देखो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर याद रखेंगे, वे देश जहाँ प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है। प्रति व्यक्ति आय के द्वारा ही हम पता लगाते हैं विकसित है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हैं, ठीक है। अविकसित अर्थव्यवस्था की अन्य विशेषता क्या है, कुल जनसंख्या का 70% से अधिक हिस्सा कृषि पर निर्भर हो, उच्च बेरोजगारी और गरीबी बनी रहती है, निम्न उत्पादकता, अकुशल श्रम और संसाधनों का अपर्याप्त उपयोग भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकास का एलपीजी मॉडल खालिस्तान प्रस्तुत किया था। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम यहाँ पर ही गारंटी के तौर पर कह सकते हैं। देखो पेपर तो बनाने वाले हम हैं नहीं, लेकिन हमें लगता है ये 18वां क्वेश्चन आपका पेपर में छपेगा। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति। जब हमारा देश जो है आर्थिक स्थिति से कमज़ोर था तब ये एलपीजी मॉडल लाया गया था, ठीक है, मनमोहन सिंह के समय पे। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा जाता है, तो यहाँ पर जो एलपीजी मॉडल है, कभी कभार ये पूछा जा सकता है कब आया था, तो ये 1991 में आया था। एक चीज़ याद रखना, ठीक है। एलपीजी में इसका एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या इसे हम नई आर्थिक नीति भी कह सकते हैं। तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसे हिंदी में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। और ये चीज़ याद रखना, इनसे रिलेटेड ये 2 पॉइंट और पूछे जा सकते हैं कि इस समय जो पीएम थे वो नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, और इस समय वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे, ठीक है। अब हम इसको सजेस्ट करेंगे कि ये एलपीजी मॉडल के समय जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे, मनमोहन सिंह। पीएम कौन थे, नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 1991 की बात है, ठीक है। इस वजह से हमने थोड़ा ज़्यादा समय दिया इस क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो हम बात करेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो हमारा टाइम पीरियड है वो क्या है, हमारा 1969 से 1974, ठीक है। इसमें हम बोलेंगे स्थिरता के साथ विकास, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के उद्देश्य से ये की गई थी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो यह योजना एलन मात्रे तथा अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का उपनाम गॉडगिल योजना भी है, आप जानते भी होंगे, ठीक है। इस नाम से तो कई बार पढ़ा भी होगा आपने। और हम बात करें
परिवार नियोजन के कार्यक्रम को भी इसी में लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जुलाई 2022 में विकासशील देशों में जीवन यापन की लागत के संकट, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया था? तो यूएनडीपी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे यूएनडीपी, ठीक है, और यहाँ पर ये डिटेल पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा महत्वपूर्ण तो है नहीं, इतना काम हो गया। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये आपके शिक्षा के द्वारा भी, प्रशिक्षण के द्वारा भी और चिकित्सा देखरेख के द्वारा भी, यानी कि सभी तीनों के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो 1977 में की गई थी, ठीक है। भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 में की गई थी, जबकि 6वीं आर्थिक जनगणना आपकी 2013 में की गई थी। आर्थिक जनगणना का संचालन जो है वो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे कि 2019-20 में 7वीं आर्थिक जनगणना भी पेश की गई थी, याद रखना। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ राष्ट्रीय आय और मापन से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, कौन सी लेखांकन अवधारणा विश्वसनीयता, भरोसेमंद और सत्यापनीयता को दर्शाती है? जिसका अर्थ है कि रिपोर्ट की गई जानकारी की सत्यता का पता लगाने में कुछ सबूत हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑब्जेक्शन एविडेंस कॉन्सेप्ट, यानी कि वस्तुनिष्ठ साक्ष्य अवधारणा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यह है बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद घटा मूल्य ह्रास। चलिए इसको याद कर लें, आप ऐसे समझ लें कि जो एनएनपी है वो कैसे प्राप्त होता है, जीएनपी में से हम मूल्य ह्रास को कम कर दें तो हमें जो एनएनपी है वो प्राप्त हो जाता है। एनएनपी का मतलब होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जहाँ पर जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसे जीएनपी बोला जाता है, मूल्यह्रास को डेप्रिसिएशन बोला जाता है, याद रखेंगे। तो आप इस फॉर्मूले से याद रख सकते हैं, अगर हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद चाहिए तो हम क्या करेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को कम कर दें, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपका पैट के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है ना, CSO, इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल देखिए, यहाँ पर लिखा है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे हम CSO बोलते हैं, और इसकी स्थापना 1951 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। ये द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल्स ऑफिस जो CSO को 23 मार्च 2019 को समन्वित कर दिया गया था और इसे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO कर दिया गया है अब वर्तमान में, ठीक है। कलकत्ता, अब जो वर्तमान में कोलकाता है, में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो हम बात करेंगे, ये हो जाएगा आंसर हमारा PC महालनोबिस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान अस्तित्व में आया था और ये याद रखेंगे, ये पंजीकरण जो है, इसका जो पंजीकरण है एक गैर लाभकारी अध्ययन सोसाइटी के रूप में हुआ था, ठीक है। वर्तमान में ये नेशनल कर दिया गया, राष्ट्रीय कर दिया गया, और इस जो है ना PC महालनोबिस के पथ प्रदर्शक पर ये स्टार्ट की गई थी, स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सकल घरेलू उत्पाद जो GDP है, इसमें कृषि का योगदान लगभग कितना है? तो लगभग 15% जो है वो हमारा कृषि के आसपास इसका प्राप्त होता है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा, सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता होता है? तो ये परिवार जो होते हैं ना, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे है हमारा, सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है, क्योंकि इसमें सम्मिलित क्या क्या होता है, इसमें पूंजी खपत भत्ता भी शामिल होता है। अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे, लिखा है GNP GDP प्लस X माइनस M, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें हमें देखो आपको ऐसे समझना है कि आपका जो GNP निकालना है, ठीक है, आपको क्या निकालना है, GNP। तो देखो आपको क्या करना है, GNP निकालना है शुद्ध वाला। तो जो GNP होता है उसे हम क्या कहते हैं,
तो हमें क्या करना है, जो जीडीपी है हमारे भारत देश की, उसमें क्या करना है, जो हमारे देश के जो व्यक्ति विदेशों में काम कर रहे हैं उनकी आय को तो जोड़ लिया जाता है। पहले तो हम अपने देश की आय को जोड़ेंगे जो व्यक्ति हैं, उसके बाद हमारे जो देश के व्यक्ति बाहर कमा रहे हैं उनकी भी राशि को जोड़ा जाएगा, कमाने वाली, ठीक है। लेकिन कुछ विदेशी व्यक्ति अगर हमारे यहाँ पे कमा रहे हैं उनका जो है माइनस किया जाएगा रुपए, तब ये हमें जीएनपी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से डिटेल देख लीजिए, इस फॉर्मूले को याद रख लेंगे तो आशा है आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखो एक हमारा फॉर्मूला ये होता है कि एनएनपी कैसे प्राप्त करते हैं। तो एनएनपी क्या होता है, जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होती है उसे, जीएनपी का मतलब है राष्ट्रीय सकल उत्पाद में से अगर डेप्रिसिएशन अगर मूल्यह्रास घटा दिया जाए तो ये हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014-15 की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2015-16 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तो ये लगभग 7.4% की वृद्धि हुई थी। चलो अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो अब प्रति व्यक्ति आय के ऊपर हमारा क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पर ये क्वेश्चन है कैसे, हाँ ये पर डे के हिसाब से बताना है। 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी थी। अब देखो ये वार्षिक आय बताई जा रही है, तो ये ऑप्शन है 249.60 रुपये इसकी वार्षिक आय बताई गई थी, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट। कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे, निम्न में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है। तो इनमें से ये दादा भाई नौरोजी, आर.सी. देसाई और BKR तो ये हमारे सारे अर्थशास्त्री हैं, लेकिन प्रशांत चंद्र महालनोबिस ये हमारे क्या हैं, अर्थशास्त्री नहीं हैं। चलो कृषि से संबंधित क्षेत्र की बात करते हैं। अब तो भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को किसने बढ़ावा दिया था। तो ये सुभाष पालेकर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत निर्णय लेने और किसान नेतृत्व वाली कृषि योजना को बढ़ावा देने के लिए विस्तार सुधार योजना के तहत निम्न में से कौन सा संस्थागत तंत्र पेश किया गया था। तो हम बात करेंगे इसमें हमारे क्या ऑप्शन क्या क्या था, एक कृषि तकनीकी संसाधन केंद्र, किसान सेवा केंद्र, इसके बाद दो विकल्प और है हमारे, फॉर्म विकास प्राधिकरण या कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के वाटरशेड विकास परियोजना के लिए सामान्य दिशा निर्देशों के अनुसार क्लस्टर दृष्टिकोण के तहत भू जल विज्ञान जियो हाइड्रोलॉजिकल इकाइयों की विशिष्ट आकार की सीमा क्या है। तो अब इसमें बात करेंगे, जो 1000 से 5000 हेक्टेयर है इसकी ये सीमा हो जाएगी। आगे है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विकसित संतुलित राशन फॉर्मुलेशन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। तो इनमें से हमारा कोई नहीं होगा, ठीक है, इनमें से हमारा कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम बात करेंगे इसका जो सॉफ्टवेयर है वो है ई गोपाला, ठीक है। और इस ऐप से किसानों को पशुओं के लिए न्यूनतम लागत पर संतुलित आहार तैयार करने में मदद मिलती है, ठीक है। अगर आपसे अब दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, तो ये आपका आनंद गुजरात में है, ठीक है, ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है, आनंद गुजरात में है। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर इससे संबंधित जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में है, करनाल हरियाणा में HR, ठीक है। तो याद रखना, आपका अगर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड पूछे तो आपका आनंद गुजरात हो जाएगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान बोले तो आपका करनाल हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में ICD बीज योजना के लिए किस प्राधिकरण के राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण NDA के रूप में नामित किया गया था। तो पौध संरक्षण सलाहकार कृषि मंत्रालय, कृषि आयुक्त कृषि मंत्रालय, या आपका निदेशक राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, या संयुक्त सचिव बीज कृषि एवं सहकारिता विभाग। तो यही डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान के खिलाफ किसानों को किफ़ायती फसल बीमा प्रदान करने पर केंद्रित करती है। तो ये होती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, इस योजना को 2016 में लागू किया था, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के अंतर्गत जल संभर वाटरशेड विकास घटक को लागू करने के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उत्तरदायी है।
तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय। नेक्स्ट है, आगे देखेंगे हम। चलो यहाँ पर हो गया हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे अर्थशास्त्र का यही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सर्वाधिक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम मनरेगा बोलते हैं, इसके तहत एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को कितने दिन की मजदूरी का प्रावधान किया जाता है। तो देखो अब हम बात करें इसकी डिटेल की। देखो तो ये महात्मा गांधी वाला जो प्रोजेक्ट है, अगर हम बात करें इसमें, इसे हम पहले नरेगा के नाम से जानते थे जब ये 2005 में आया था। ये 2005 में आया था और लागू कब से हुआ था, 2006 से, ठीक है। तब इसे नरेगा बोला जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसे क्या है बदल कर इसे एमजी जोड़ा गया था इसमें, मतलब महात्मा गांधी और नरेगा के नाम से सही से चलेगा, तो मनरेगा बोला जाने लगा था। तो इसमें पहले क्या था, 100 दिवस का रोजगार था, लेकिन क्या है 2006 जो 25 है दिसंबर में, दो यहाँ लिखा भी है दिसंबर 2025 में, इसमें क्या है संशोधन किया गया, इसमें बोला गया है कि नहीं अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इससे क्या है, इसका नाम जो है VBG रामजी विधेयक है, इसे अब बोला जाएगा। और विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जो कि ग्रामीण, इसका अभी ये नाम रख दिया गया है, ठीक है। और हम बात करें इसमें, तो इसमें जो पहले 100 दिवस का रोजगार था, अब इसमें 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। और 16 दिसंबर को लोकसभा में पारित होता है, 17 से 18 दिसंबर को राज्यसभा में पारित होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति से मंजूरी दे देते हैं, तभी यह एक अधिनियम बन जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मूंगफली वाला, ठीक है। लिखा है, थोड़ा देख लें जूम करके, मूंगफली आधारित पनीर के उत्पादन के लिए ICAR चिफिट विकसित प्रौद्योगिकी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें है ये, इससे मूंगफली पनीर के प्रसंस्करण से पहले तेल निकालने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। चलो आगे देखेंगे। निम्न क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक फलीदार पौधों के साथ सहजीवी संबंध या सहवास में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरा साइंस की दृष्टि से भी, ये भी। तो ये राइजोबियम होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो फलीदार होते हैं, या हम बोले दालें जो होती हैं ज़्यादातर नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है नाइट्रोजन के लिए। नेक्स्ट है 43वां क्वेश्चन कि फूल गोभी में किस पोषक तत्व की कमी से हेप्टेल विकार हो जाता है, रोग हो जाता है। तो बताएं, तो ये हो जाता है आपका मोलिब्डेनम के द्वारा, ठीक है। और इसमें जो लक्षण होता है वो क्या होता है कि जो नई पत्तियां पतली हो जाती हैं और पट्टी नुमा और विकृत हो जाती हैं। आगे देखने वाले हैं हम क्वेश्चन। लिखा है निम्न घटकों पर विचार कीजिए, पैक हाउस, पकने वाला कक्ष, राइपनिंग चैम्बर, प्री कूलिंग यूनिट। तो इनमें बोला है कि इनमें से कौन से एकीकृत कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजना का हिस्सा है। तो इनमें से कौन कौन से हिस्से हैं ये बताना है हमें, ठीक है। तो ये आपके तीनों ही हो जाएंगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे ये सी ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें दिया है, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन लिखा है कि राष्ट्रीय बीज नीति गांव स्तर पर बीज के भंडारण को बढ़ावा देती है, ये आपका कथन हो गया। कारण क्या है, इससे प्राकृतिक आपदाओं या अप्रत्याशित स्थितियों के दौरान बीजों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित होती है। तो कारण और कथन हमें दिया गया था, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। देखो अभी कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। आप यहाँ पर डिटेल है, इसको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी अगर आया है तो एक बार तो देखना होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विशेष रूप से आकार के आधार पर फलों के वर्गीकरण ग्रेडिंग के लिए डिजाइन किया गया है और आमतौर पर ग्रेन्स योजना के तहत सरकार द्वारा समर्थित पैक हाउस में लगाया जाता है। तो ये हो जाएगा आनत झुका हुआ बेल्ट ग्रेटर। आगे देखेंगे नेक्स्ट है हमारा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा किस प्रकार के मृदा अपरदन की विशेषता आरक्षित मिट्टी पर छोटे बमों की तरह काम करने वाली वर्षा की बूंदों की बमबारी, जिसके कारण मृदा कण अलग हो जाते हैं, विघटन होता है और पपड़ी का निर्माण होता है, जिससे अंतः स्यंदन कम हो जाता है। तो ये हो जाएगा स्प्लैश अपरदन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। लिखा है नीचे दिए गए कीटों में से कितने दलहन दलों पर आक्रमण करते हैं। हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा, स्किर्पोफेगा, एक्सर प्लेटिस पेटेलिस, ठीक है, एफिस क्रेसिवोरा, स्किर्पोफेगा इंसर्टुलस।
तो इसमें जो आंसर है हमारा, इसमें दो, ऑप्शन नंबर दो इसका, मात्र दो। कौन कौन से, वो कह रहे थे कि इनमें तीनों हैं, दो हैं, चार हैं, तो कौन कौन से, मात्र दो विकल्प सही हो जाएंगे। कौन कौन से, एक है हेलिकोबर्सा आर्मीजेरा, दूसरा है एफिस कैरिसबोरा। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। चलो अब इसमें क्या है, एस्किर्फोफेगा एक्सरफ्लेस जो है गन्ने में लगने वाला कीट होता है। एस्किर्फोफेगा इंसेक्टुलेस जो है वो धान में लगने वाला कीट होता है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा गेहूं की फसल को प्रभावित करता है जिसमें पर्ण कीट लीफ रस्ट रोग हो सकता है। तो इसमें से हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको पता है गेहूं में पर्ण कीट जो लीफ रस्ट रोग होता है वो पुसनिया ग्रेमिनस नामक फंगस के कारण होता है, ना कि इनके द्वारा। ठीक है, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट लिखा है, कृषि पहल के संदर्भ में शब्द जो है ARYA का क्या अर्थ होता है। तो अगर हम इसमें बात करें तो ये होता है कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना, जैसे अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। हम लिखा है आपका कि भारत में आधिकारिक बीज प्रमाणीकरण प्रक्रिया के अनुसार विनियामक मानकों द्वारा अनिवार्य किए जाते हैं। बीज लॉट की आनुवंशिक शुद्धता को सत्यापित करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ग्रो आउट परीक्षण के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, सटीक क्षेत्र विश्लेषण के लिए प्रतिनिधि मृदा नमूना प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा मृदा नमूना पैटर्न आधिकारिक रूप से अनुशंसित है। तो ये हो जाएगा यादृच्छिक रैंडम, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। भारतीय बीज प्रमाणीकरण प्रबंधन प्रणाली के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन बीज आधार बीज का सही वर्णन करता है। तो इनमें हमारा जो डी ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। इसका उत्पादन प्रजनन बीज से किया जाता है और इसे IMSCS मानकों को पूरा करना होता है। चलो इसको हम बात करेंगे आगे। क्वेश्चन लिखा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्न में से कौन सी रिले क्रॉपिंग की सही ढंग से परिभाषित करता है। तो ये हो जाएगा आपका कि पहली खड़ी फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल उसमें बो देना। नेक्स्ट है हमारा, चलो ये वाला हो जाएगा ना क्वेश्चन, जूम हो रहा है ना। चलो ये होगा, यहाँ पर देखें। चलो क्वेश्चन लिखा है कि मोटे अनाज मिलेट्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा उत्पादन और खपत देने के लिए निम्न में कौन सा कथन सही है। तो डी ऑप्शन इसका सही है कि भारत ने 2018 में मोटे अनाज मिलेट्स को न्यूट्री अनाज के रूप में पुनः ब्रांड किया और इसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज मिलेट्स वर्ष घोषित किया। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो मोटा अनाज जो वर्ष है वो किसको किया गया था, 2023 को निरूपित किया गया था। तो आगे बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो आगे देखते हैं। बीज नियम 1968 के अनुसार यह यदि किसी बीज को कंटेनर में मानव या कशेरुकी जानवरों के लिए हानिकारक रसायन से उपचारित बीज हैं तो निम्न में से कौन सा कथन लेवल पर शामिल किया जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा भोजन, चारे या तेल के प्रयोजन के लिए उपयोग ना करें, क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शन लिखना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाशवान वस्तुओं के परीक्षण के लिए प्रयुक्त शून्य भंडारण का अंतर्निहित सिद्धांत क्या कहलाता है। तो ये होता है बाष्पीकरण शीतलन या इवापोरेटिव कूलिंग। नेक्स्ट है, आप देखो ये हमारा क्या है, एक टेबल है, तो डायरेक्ट ही आप इस पर आ जाएं, तो इस टेबल को ना देखें आप, क्या है डायरेक्ट यहाँ पर देख लें आंसर, यहाँ से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। बोला गया है चावल जो है वो क्या है, एक अनाज है। गन्ना क्या है, एक नगदी फसल है। मूंगफली तिलहन उत्पादन है, तिलहन से संबंधित है। जूट जो है एक रेशेदार फसल है। आगे देखेंगे, गांधी बग निम्नलिखित में से किस फसल का एक पहचाना गया कीट है। तो ये हो जाएगा चावल का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चावल या धान के खेतों में आपको पता है मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट है, मृदा एवं जल संरक्षण में कौन सा मौलिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है जहां रिज टू वैली उपाय वन रोपण और स्व स्थानीय जल संरक्षण को सम्मिलित करते हैं। तो इसमें वाटर शेड दृष्टिकोण इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा काले चने का सही वास्तविक नाम दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो ये है बिगना मुंगो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम
क्वेश्चन है हमारा, यंत्रीकृत बुआई को सुविधाजनक बनाने के लिए बीजों को बड़ा और एक समान आकार देने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा इनमें से कोई विधि नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यंत्रीकृत बुआई को सुविधाजनक बनाने के लिए बीजों को बड़ा और एक समान आकार देने के लिए बीज उपचार, जिसे हम सीड ट्रीटमेंट और सीडरल जैसी विधियों का उपयोग करते हैं या प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान के अनुसार भंडारण के लिए अधिकतम सुरक्षित नमी की मात्रा चावल धान के लिए कितनी और गेहूं के लिए कितनी, ताकि फसल खराब होने और संक्रमण से बचाई जा सके? तो इसका आंसर है 12%, 14%। यानी कि नमी जो है आपका धान या चावल में 12% होनी चाहिए, गेहूं में 14%, ताकि फसल संक्रमण से बचाई जा सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन है, बीज प्रतिस्थापन दर जो SRR शब्द से क्या तात्पर्य है? तो ये हो जाएगा हमारा कुल रोपित फसल क्षेत्र से खेत से संरक्षित बीजों के बजाय प्रमाणित गुणवत्तापूर्ण बीजों का उपयोग करके बोए गए क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है आपका कि मैनेज के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत में कृषि विस्तार शिक्षा का माना गया है? तो इनमें से हमारा डी ऑप्शन आंसर सही होगा, केंद्रीकृत योजना का सिद्धांत। आगे हम बात करने वाले हैं, निम्न में से कौन सी फसल लघु मोटे अनाज मिलेट के रूप में वर्गीकृत है? तो ये हो जाएगा कोडो मिलेट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल अपनी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के लिए जानी जाती है और फसल चक्र में उपयोग की जाती है? तो ये हो जाएगा चिकपिया चना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें हम 100 प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के मानदंडों के अनुसार रेडी टू सर्व फूड बेवरेज का उत्पाद जब कठोर कंटेनर में पैक किया जाता है तो कंटेनर की जल क्षमता खालिस्तान से कम नहीं होनी चाहिए। तो 90% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये मानक कौन सा है? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसे हम फसाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो अभी हमने देखा था अर्थव्यवस्था किसकी रीढ़ है? ये कृषि इसकी रीढ़ है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, 5वीं योजना का अंतिम मसौदा तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और गेहूं के थोक व्यापार पर सरकारी नियंत्रण की विफलता के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति से उत्पन्न आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में खालिस्तान द्वारा तैयार और लॉन्च किया गया। तो ये हो जाएगा DP धर, और आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो योजना है 5वीं पंचवर्षीय योजना DP धर मॉडल था और आपका 1974 से 1978 में की गई थी। ठीक है, 71वां क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के दौरान सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थानों ने क्या भूमिका निभाई थी? तो ये आपका बहुत ही शानदार प्रश्न हो जाएगा। उन्होंने कीटों के हमलों से बर्बादी का खतरा कम कर दिया था। नेक्स्ट है, देखो अब यहाँ पर 3 चीज़ें देख लीजिए। अच्छी उपज वाली नई किस्म की HYV बीजों का विकास किया, उन्नत किस्म की सिंचाई प्रणाली अन्य तकनीकों का विकास किया और कृषि वैज्ञानिक और तकनीशियनों को प्रशिक्षित भी किया था इसमें। आगे अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरों या महानगरीय शहरों में उपभोक्ता के साथ जोड़ा। निम्न में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? तो इसमें बेंगलुरु इसका ऑप्शन नहीं था, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई इसके हमारे आंसर थे। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कौन कौन सा। आपको देखो, आपने मुंबई देख लिया है, ठीक है, कोलकाता देख लिया है, चेन्नई देख लिया है, तो दिल्ली को याद रख लेना, 4 हो जाएंगे। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड जो है वो हमारा दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा सिल्वी कल्चर से आप क्या समझते हैं? तो सिल्वी कल्चर क्या होता है? यह वन खेती का विज्ञान होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको कुछ अन्य कल्चर याद रखेंगे, जैसे सेरी कल्चर तो रेशम कीट को उगाना, रेशम पालन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन या मछली पालन, मोरी कल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना, विटी कल्चर अंगूर की खेती, ओलेरी कल्चर सब्जी विज्ञान या सब्जी को उगाना। आगे हम देखने वाले हैं, अच्छा एक क्वेश्चन रह गया, कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए 3 नीति उपाय कौन कौन से हैं? तो इनमें से कौन से हैं? अब तीनों पूछे हैं, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, ठीक है,
बफर स्टॉक का रखरखाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, ये सभी, तो ये सभी के सभी हैं, तीनों ही उपागम। नेक्स्ट बात करेंगे हम, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा आंसर। उन होमी हैं जो एम.एस. स्वामीनाथन है, इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। लेकिन जो बात करें विश्व लेवल पर, जो विश्व लेवल पर है वो नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। और इसमें जो है खाद्यान्न उत्पादन पर जोर दिया गया था, और इसमें सबसे ज़्यादा गेहूँ, फिर उसके बाद चावल को शीर्ष प्राथमिकता दी गई थी। भारत में श्वेत क्रांति का जनक के रूप में कौन जाना जाता है? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से या ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। बलवंत राय मेहता का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से था, जो 3 स्तरीय थी, जो कि सबसे पहले नागौर राजस्थान में शुरू हुई थी 1959 में। एम.एस. स्वामीनाथन की बात की जाए तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सुधार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने कुछ समय पहले चर्चा की थी। इसे हम एलपीजी मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, आपने देखा था कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमने बोला था पीवी नरसिम्हा राव पीएम थे। ठीक है, वित्त मंत्री कौन थे? आपके मनमोहन सिंह थे। तो यही चीज़ हमने बोला था कि कई बार पूछा भी जाता है कि भारत में आर्थिक सुधार सबसे पहले कब आया था? ये वाला 1991 में, एलपीजी मॉडल 1991, और पीएम थे आपके नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, और आपके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। ठीक है, तो ये जो मॉडल था ये मनमोहन सिंह की उपज थी, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था इनका। निम्न मशरूम प्रकारों में से कौन सा एक भारत में कुल उत्पादन के प्रमुख योगदान करता है? तो इसका होगा व्हाइट बटन मशरूम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम एमएसपी बोलते हैं, अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया था? तो इसका आंसर है कृषि लागत एवं कीमत आयोग। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है कृषि कीमत आयोग की जो स्थापना है वो 1965 में की गई थी। ठीक है, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे एमएल दंतेवाला थे। ठीक है, इसका जो 1985 में नाम है वो चेंज किया गया था। तो फिर इसमें 1985 में जो नाम किया गया था कृषि कीमत एवं लागत आयोग CACP इसका कर दिया गया था। ठीक है, फिर अगर बात करें इसके वर्तमान अध्यक्ष विजय पॉल शर्मा, जो कि विजय CACP। तो हम इसमें बात करेंगे कि जो CACP है वो हर वर्ष फसलों की बुआई से पूर्व उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अनुशंसा पर करता है। MSP 22 फसलें और गन्ना को मिलाकर 23 फसलों का जारी किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों में के मंत्रिमंडल समिति द्वारा की जाती है। जैसे आपको पता होगा कि अभी वर्तमान में आपने जो गेहूं का MSP मूल्य आपने देखा होगा, बोला जा रहा है ना कि जो आपका सोसाइटी में जो जाती है ना, उसमें आपका जो अभी वर्तमान में मूल्य है वो 2585 रखा गया है इस बार, यानी कि इससे कम पर नहीं दिया जाएगा आपको। जो वन के सरकारी में जो सरकारी सोसाइटी होती है ना, उन पे अगर आपका गेहूं डाला जाएगा तब इस वर्तमान समय में। ठीक है, तो ये इनका रेट है। बाकी आप ब्लैक में आप कहीं भी कम में दे आए वो बात अलग हो जाती है, लेकिन जो सरकारी रेट है वो आपका यही है। तो यही तय किया गया था। तो ऐसे ही कितनी 22 फसलें और प्लस में गन्ना 23 फसलों पर एक किया जाता है टोटल। तो इसमें गेहूं भी एक है, तो गेहूं का आपको पता है 2585 है, आप जानते भी होगी। वर्ष 2017-18 में कॉफ़ी उत्पादन में भारत खाली स्थान पर रहा था। तो 2017-18 की बात की जा रही है क्योंकि पेपर 2020 का है, तो अभी लेटेस्ट याद रख लेना आप। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर 7वां हो जाएगा। तो भारत इसका 7वां हो जाएगा। तो आपको पता है विश्व में सबसे ज़्यादा है वो ब्राज़ील में होता है कॉफ़ी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जो एगमार्क हैं वो किसकी आवश्यकता के लिए? एगमार्क किसे दिए जाते हैं? तो एगमार्क जो है वो खाद्य पदार्थों को दिए जाते हैं। अब खाद्य पदार्थ इनमें तो एक ही लग रहा है, दलहन। ठीक है, अब ये मत सोच लेना ये आपका कोल्ड ड्रिंक आ जाएगा, नहीं, इसे ये तो फैक्ट्री में बनता है, इसे छोड़ दीजिए आप। तो याद रखना जो कृषि उत्पाद होते हैं उन पर एगमार्क दिया जाता है, एगमार्क का लेबल दिया जाता है। ठीक है, और बात करेंगे एगमार्क का जो उपयोग है कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 द्वारा लागू होता है, जो 1986 में संशोधित की गई थी। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है
भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्न में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं और चावल। सबसे ज़्यादा गेहूं, उसके बाद चावल। इसकी जो शुरुआत है वो हरित क्रांति की 1966-67 मानी जाती है, तो ये भी याद रख लेना। और विश्व में इसके जो जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग हैं, या हरित क्रांति के सूत्रपात जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन है, ये याद रखेंगे, ठीक है। खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, सबसे ज़्यादा गेहूँ, उसके बाद चावल। चलिए आगे बात करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा भी है कि सकारात्मक गेहूं पर प्रभाव पड़ा था, ठीक है। इसके बाद धान या गन्ना कह सकते हैं। आगे देखने वाले हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है? तो ये हो जाएगा 54%, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि को कहा जाता है, उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है, और जो आपका जो सेवा होता है उसे तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन चौथा क्षेत्र भी याद रखना, टेक्नोलॉजी जो संचार क्षेत्र है ना, उसे हम चौथे क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। आगे बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश में भारत अफ्रीका कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान IARD की स्थापना के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एवं रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विस NABCONS के साथ अप्रैल 2019 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये मलावी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मलावी, ये याद रख लेना। आगे हमारा है अगला क्वेश्चन कि 2018-19 के दौरान भारत द्वारा कुल कितने मिलियन टन अनाज, चावल और गेहूं का उत्पादन किए जाने का अनुमान है? तो ये हो जाएगा 283.37 मिलियन टन। आगे बात करेंगे जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, इसके अनुसार 2024-25 में कुल खाद्यान्न उत्पादन है वो 357.73 मिलियन टन हो जाएगा, ठीक है, ये अनुमान है। तो ये करंट का डाटा है, याद रखें। भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबंध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त होता है? तो आपको पता है कितना, 15.87, 15 यहाँ पर आंसर भी देख लीजिए, 15.87। तो फिर इसमें अगर और डिटेल पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, बाकी ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत की कृषि निर्यात को $, कितना बढ़ाया गया है? तो आपको याद रखना 60 बिलियन से अधिक बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस क्रांति में तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि होती है? तो तिलहन किससे संबंधित? तिलहन मतलब पीली क्रांति, तिलहन होता है पीली क्रांति। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित, स्वर्ण क्रांति आपका बायोडीजल बागवानी हो जाएगा, हरित क्रांति आपका कृषि खाद्यान्न से संबंधित हो जाएगी। चलो यहाँ पर डिटेल लिखी थी, आपको देख लेना है। जो हरित क्रांति है खाद्यान्न से संबंधित, जबकि श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित, स्वर्ण क्रांति आपकी बागवानी से, पीली क्रांति तिलहन से। तो पीली हमसे पूछा था, क्रांति पीली वाला आंसर हो जाता। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये उत्तराखंड हो जाएगा, जिसे हम विशेष कृषि क्षेत्र SAZ के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, चलो ये देख लेना आप। और अब जो है, अब वर्तमान में जो SAZ को विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की तर्ज पर जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए निर्यात हब बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया। अब वर्तमान कौन SEZ काम कर रहा है। देखो भारत में हरित क्रांति के जनक, देखो पूछा गया है ना, हरित क्रांति MS स्वामीनाथन। वर्तमान में भारत में अगर हम बात करें, भारत में हरित क्रांति के जनक 1966-67 में कौन माने गए थे? तो ये आपके हो जाएंगे MS स्वामीनाथन। लेकिन विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे। तो ये भी आपको विश्व का याद रखना है और MS स्वामीनाथन को भी याद रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्मित नहीं होता है? देखो इनके में से कौन सा होता है? नाबार्ड के द्वारा निर्मित नहीं होता है। सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक, इनके द्वारा होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये योजना किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आई थी? तो 1998 में आई थी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा गया था। तो यहाँ पर लिखा भी है 1998-99 में शुरू की गई थी वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा। आगे बात करेंगे, वर्तमान वर्ष 2014 जो 15 था, उसमें पिछले वर्ष 2013-14 की तुलना में भारत का सकल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो ये था लगभग 8 मिलियन। तो देखो ये 2015 का क्वेश्चन है, हमारा 14-15 की रिपोर्ट पूछी है, तो यही रिपोर्ट आपको 2024-25 या 25-26 के लिए भी याद रखनी है। तो इस तरीके से आपको याद रख लेना क्या क्या, कि कृषि एवं किसान मंत्रालय जो कल्याण मंत्रालय है, किसान कल्याण मंत्रालय है, उनके द्वारा 2024-25 में
कुल खाद्यान्न उत्पादन 357.73 मिलियन टन कर दिया गया है। ठीक है, यही हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था, तो रिपोर्ट याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। वर्ष 2014-15 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था, तो देखो यहाँ पर था 257, लेकिन वर्तमान में हमने अभी बताया, तो अभी वर्तमान में आपको याद रखना है 2024-25 के अनुसार 357.73 मिलियन टन इसका आंसर हो जाएगा। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, तो ये इसका आंसर था 1410। अच्छा, ये क्या है, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, यानी कि इससे कम पर नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये तो तुम्हारा हमारा क्वेश्चन है जब 2015 में पूछा था, तो 2014-15 के आसपास का। लेकिन अब क्या करना है, हमें 2025 के कुछ महत्वपूर्ण रेट याद रखने हैं। ठीक है, जैसे अगर हमसे पूछा जाए 2024-25 में जो एमएसपी है, जैसे धान के लिए 2300 रुपये, ग्रेड ए धान के लिए 2320 रुपये, ज्वार हाइब्रिड के लिए 3371, बाजरा के लिए 2625, रागी के लिए 4290, मक्का 2225, तुअर अरहर 7550। ये इनके रेट रखे गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। और इसके साथ साथ आपको मूंग का 8682, मूंगफली का 6783, सूरजमुखी 7280, सोयाबीन 6783। किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार इनमें से कौन सी घोषणा करती है, तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करता है, क्योंकि उससे कम पर नहीं दिया जाएगा। तो यही एक फसल है जिसमें क्या होता है, 22 आदिष्ट फसलें होती हैं और एक हमारा गन्ना होता है, तो 23 टोटल फसलें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है, तो भूरी जो है उत्पादन है उर्वरक का, उर्वरक उत्पादन में वृद्धि भूरी क्रांति संबंधित है। पीत क्रांति का संबंध किससे है, तो हमने देखा था अभी जो तिलहन उत्पादन है उससे संबंधित है। तो इस प्रकार नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, रजत क्रांति मुर्गी या अंडा उत्पादन से है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन करता है, जो एमएसपी है वो कौन जारी करता है, तो आपको पता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, और जिसकी अवधारणा 1965 में एलके जहां समिति की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। ठीक है, और ये वर्तमान में 23 फसलों में दिया जाता है, और ये C2 लागत सिद्धांत का अनुकरण इसमें किया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो एमएसपी है वो रबी की फसल के लिए अलग और खरीफ की फसल के लिए अलग जारी होता है। किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुविधा प्रारंभ की गई थी, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, ये 2015 में सर्वप्रथम किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई थी। निम्न में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अंतर्गत नहीं आती है, तो आपको पता होना चाहिए जो सब्जी फल होते हैं ये नहीं आते हैं, बाकी तंबाकू, कोपरा, पटसन ये हमारे आते हैं। ऐसी कितनी टोटल 23 फसलें हैं। ठीक है, एफआरपी का फुल फॉर्म देख लीजिए, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, एमएसपी दी जाती है और सब्जी फल के लिए ये शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, इनमें कौन सी जो दाल है वो सम्मिलित नहीं है, तो मसूर सम्मिलित नहीं है, जबकि अरहर, उड़द और मूंग की दाल शामिल है। अच्छा, इसमें देख लेते हैं 2026-27 जो है हमारा जो लेटेस्ट वर्ष है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है एमएसपी वो क्या क्या जारी किए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा गेहूं अभी हमारी कटाई चल रही है तो यहाँ पर आपका गेहूं का रेट क्या है सरकारी, तो देखो गेहूं का रेट है 2585। हमने कुछ समय पहले बताया था कि 2585 जो है गेहूं का समर्थन मूल्य है। ठीक है, और मसूर के लिए 7000 है, जौ के लिए आपका, अच्छा हमें एक चीज़ पूछना था, चलो चलो देखते हैं। इसमें चना का आपका 5875, जौ का 2150, सरसों का 6200 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, याद रख लेना इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे पहले क्या है, ये मसूर को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसको भी शामिल कर लिया। अच्छा, इसकी डिटेल अच्छे से पढ़ ली आप, ध्यान ना दें। प्रश्नकाल के दौरान, यानी कि जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014, 15 और 16 में, इस दौरान जो मसूर है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य में शामिल नहीं थी, लेकिन वर्तमान में इसको भी शामिल कर लिया है, और इसका जो रेट है वो कितना है, 7000 है। इसके साथ गेहूं का आपको याद रख लेना है, जौ का 2150 ध्यान रखना है, चना का आपका 5875, सरसों आपका 6200 हो जाएगा। ठीक है, सारा रेट याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1965 में निम्न में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पहली बार घोषित किया गया, तो ये हो जाएगा धान के लिए 1965 में। ठीक है, तो ये 1965 में सबसे पहले कृषि मूल्य आयोग था
और इसका वर्तमान में 1985 में जो नाम बदला गया था, वर्तमान में जो नाम है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया है। ठीक है। सबसे पहले 1965 में धान के लिए MSP जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? तो इसमें हमारा अनुकूल मंडी इसका आंसर हो जाएगा, ये नहीं है, बाकी ये तीनों थे। भंडारण सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी, इसके साथ ये ऑप्शन भी है वो भी देख लें नीचे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि ICAR रैंकिंग के अनुसार 2016-17 में भारत में कृषि विश्वविद्यालय की सूची में इनमें से कौन सा स्थान कृषि शीर्ष पर रहा था? तो इसमें जो है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI जो करनाल हरियाणा है, ये हमारा शीर्ष पर रहा था। लेकिन 2025 में आपको क्या याद रखना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI जो दिल्ली में है और 2025 में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल है। इनमें से कौन सा संगठन है जो शामिल नहीं है? तो इनमें हमारा जो भारत कृषि निगम है ये शामिल नहीं है, बाकी भारत का कपास निगम, खाद्य निगम और कृषि लागत और कीमत आयोग शामिल हैं। आगे हम बात करेंगे 2019-20 में विपणन के लिए गेहूं का न्यूनतम मूल्य क्या रखा गया था? तो ये होता 1840 रुपये। ये 2019 की बात है, लेकिन आपको क्या है 2026-27 वाला याद रखना है। तो 2026-27 में आपका 2585 है। गेहूं का हम कई बार बात कर चुके हैं। अधिक अन्न उपजाऊ अधिक जो अभियान है वो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये 1948 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मुख्य नाइट्रोजन उर्वरक यूरिया के लिए सब्सिडी को एक नीति के माध्यम से विनियमित किया जाता है, जिससे इसे किसानों को खालिस्तान प्रति टन की अधिकतम खुदरा मूल्य नीम कोटेड के लिए 5% अतिरिक्त पर प्रदान किया जाता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है राइट हमारा डी ऑप्शन। ये कितना 5360 प्रति टन। अगला हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट कि उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा गेहूं से संबंधित हैं। ठीक है। इसके बाद गेहूं की कुछ अन्य किस्में देख लीजिए, 533, RL 213, KRL 210, सुजाता, DL 803, राज 1555। आगे भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलों को शामिल किया गया है? देखो अब यहाँ पर तो 22 लिखा है, लेकिन 23 वाला ऑप्शन है नहीं। 22+1 होना चाहिए क्योंकि गन्ना को भी शामिल किया गया, तो यहाँ 23 फसलों को टोटल। ठीक है। तो जिस तरीके से भी होगा क्वेश्चन को अभी तो हमें 22 मानना पड़ेगा, लेकिन अगर 23 ऑप्शन होता तो 23 सबसे बेस्ट माना जाता। पूसा हाइब्रिड जो 4 है ये किसकी संकर प्रजाति है? तो ये टमाटर की प्रजाति है। ठीक है, टमाटर की प्रजाति है। नेक्स्ट है हमारा, यदि उपयोग इस्तेमाल की दर प्रति हेक्टेयर 3.0 किलोग्राम कीटनाशक है तो 0.4 हेक्टेयर में छिड़काव करने के लिए सिमजीन 80% WP की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो आपको क्या करना है, 3.04 था किलोग्राम, उसमें क्या करना है 80% का वैल्यू है तो 100% का वैल्यू निकाल देना। तो 80 का भाग दे देंगे, 100 का गुणा कर देंगे, तो हमारा 1.5 kg आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छिड़काव किए जाने वाले द्रव की सांद्रता की गणना करें जब 1.51 मोनोक्रोटोफॉस 36 SC को यहाँ पर ये लिखा है कि 10,001 छिड़काव का द्रव बनाकर 2 हेक्टेयर मिर्च की फसल में उपयोग किया जाता है। तो इसे आंसर होगा 0.05%। आगे नेक्स्ट है हमारा, गन्ने के मामले में रोपण सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है? तो आपको पता है इसका आंसर जो होगा बी होगा। गन्ने के रोपण सामग्री में अपरिपक्व गन्ने अथवा गन्ने की ऊपरी 1/3 भाग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऊपरी भाग को आंखें ताजी एवं स्वस्थ होने के लिए शीघ्र उग जाती हैं, जबकि निचले भाग की पुरानी आँखों पर एक कठोर परत जम जाती है जो अनुकरण में बाधक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में मार्च में 2018 में भारत सरकार ने 2020 तक किसान को यूरिया सब्सिडी बढ़ा दी। इस पहल का उद्देश्य क्या था? तो ये था वैधानिक नियंत्रण कीमतों पर यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 117वां, लिखा है भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं की कौन सी 2 कृषि उत्पाद हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल और चीनी उत्पाद। आगे हमारा है, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार कृषि क्षेत्र पर निर्भर है? तो ये हो जाएगा 45 से 55%। नेक्स्ट है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना हमने अभी आपको बताई थी, किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1998-99 में लागू की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा गया था।
चलो यहाँ पर हो गए। अगला क्वेश्चन है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये हो जाएगा 14 जनवरी 1965 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है। अब देखिए इस प्रकार हमने कितना 120 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है आर्थिक नियोजन तथा पंचवर्षीय योजनाएं, ये हमारा जो टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट पार्ट में कवर होगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो फिलहाल इतने ही 120 क्वेश्चन बहुत हैं आपके लिए आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।